तो हेलो गाइज, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि इससे पहले वाला जो बहुपद चैप्टर था वो हम लोग खत्म कर चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ से हम लोग चैप्टर को शुरू करने से पहले यानी कि एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसमें हम लोग बेसिक को जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला आपको लगेगा और उससे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा जिससे आपका चैप्टर आसान हो जाएगा। यानी कि अगर आप लोग बेसिक नहीं जानिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप लोग एक भी क्वेश्चन को नहीं बना पाइएगा। अगर ये वीडियो देख लेते हैं अंत तक तो आपका जितना चैप्टर आगे का है टोटल क्वेश्चन वहां से बन जाने वाला है और हम लोग बनाकर भी यहाँ से बताएंगे किस प्रकार से आपका यहाँ बेसिक से उसमें यूज होने वाला है। क्योंकि बेसिक में क्या होता है कि जो भी इसका निचोड़ होता है आपको बता दिया जाता है क्या क्या इसमें आपका यूज होने वाला है, कौन फॉर्मूला आपको लगने वाला है, कौन सा नियम एवं शर्तें रहता है, सब आपको बता दिया जाता है। तो यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी कि इसका पहले हम लोग अर्थ समझेंगे कि यहाँ पे जो दिया है दो चर वाले रैखिक समीकरण, तो यहाँ पे दो चर वाले यानी दो चर का बात आया है। यहाँ क्या है, दो चर। तो चर आप लोग जानते होइएगा चर किसे कहते हैं। मान लीजिए अगर चर बोला जाए कि चर क्या होता है तो ए से लेकर जेड तक के जो भी आता है वो क्या होता है, चर होता है। और अचर क्या होता है, जो भी गिनती वाला संख्या होता है वो अचर होता है। तो यहाँ से आपको चर के बारे में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ क्या कह रहा है, दो चर वाले। तो यहाँ से जब दो कह रहा है यानी कि दो चर, कोई सा भी हम लोग दो चर को ले लेंगे। यानी कि समीकरण में अधिकांशतः एक्स वाई का प्रयोग हम लोग करते हैं ज्यादा करके। तो यहाँ पे दो चर कह रहा है जैसे कि एक्स प्लस वाई, ये क्या हो गया, दो चर हो गया। एक एक्स चर है, एक वाई चर है, यानी कि क्या हो गया, दो चर हो गया। तो इसका कहने का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे कह रहा है दो चर, तो दो चर है वाले रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि रैखिक समीकरण पहले जानेंगे, उसके बाद समीकरण युग्म यहाँ से हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे अब कह रहा है रैखिक समीकरण, तो रैखिक बहुपद आप लोग पढ़े होइएगा, जिसका घात एक हो वो रैखिक होता है। तो इसका घात यहाँ पे कुछ भी नहीं यानी कि एक है, यहाँ भी कुछ भी नहीं यानी कि एक है। तो दो चर वाले हो गया, अब रैखिक हो गया, रैखिक भी यहाँ पे हो गया। अब समीकरण युग्म में क्या होता है, जैसे कि समीकरण युग्म हम लोग जानने से पहले जानेंगे समीकरण। यहाँ पे हम लोग अलग अलग करके इसका समझ रहे हैं। जैसे कि दो चर वाले तो दो चर यहाँ पे हो गया। उसके बाद रैखिक के बारे में भी हम लोग जान गए, जिसके पावर में एक हो क्या होता है, रैखिक होता है। तो यहाँ से हम लोग रैखिक के बारे में भी समझ गए हैं। अब समीकरण, तो समीकरण कुछ इस प्रकार से होता है, एक्स प्लस वाई बराबर 0। इस प्रकार से आप लोग समीकरण पढ़े होइएगा। या साधारण समीकरण आप लोग इस प्रकार से पढ़े होइएगा, 2x + 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान ज्ञात करें। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, दो चर वाले, तो दो चर वाले के लिए ये हो जाएगा, यहाँ पे दो चर है बराबर में 0 दे देंगे तो क्या हो गया, समीकरण हो गया। ये किस फॉर्मेट में रहता है, जैसे कि ax प्लस यहाँ पे by होता है प्लस का c बराबर 0, जहाँ पे a बराबर नहीं होता है 0 के और b भी यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पे a और b जो है 0 के बराबर नहीं होता है। ये इसका समीकरण हो गया ax प्लस by प्लस c, जो कि यहाँ पे a बराबर 0 नहीं होगा, b बराबर 0 नहीं होगा। अगर मान लीजिए a 0 हो जाएगा तो ये भी तो 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा। अगर b भी 0 हो जाएगा तो ये भी टर्म यहाँ से 0 हो जाएगा। यहाँ से दो चर वाले समीकरण बनेगा ही नहीं। इसलिए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मेट x प्लस by प्लस c के रूप में होता है। तो यहाँ से अब हम लोग समझेंगे कि समीकरण युग्म में क्या होता है। यहाँ पे अब हम लोग समीकरण युग्म में जानेंगे। यहाँ पे हम लोग दो चर वाले समझ गए हैं, रैखिक भी समझ गए हैं, अब उसका समीकरण भी यहाँ उसका फॉर्मेट हम लोग जान गए हैं। अब यहाँ से समीकरण युग्म बिल्कुल आप लोग ध्यान से समझिएगा। अगर आप लोग थोड़ा भी मिस कीजिएगा तो आपका अगला चैप्टर समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए। यहाँ पे अगर समीकरण युग्म में बोला जाए, जैसे कि यहाँ पे लेंगे a1x लेंगे प्लस यहाँ पे b1y प्लस का यहाँ पे क्या करेंगे c1 बराबर यहाँ से 0। अब इसी का एक और लेंगे, क्या हो जाएगा, a2x हो जाएगा प्लस यहाँ पे b2y हो जाएगा प्लस यहाँ से c2 बराबर 0। ये जो हो गया क्या हो गया, यहाँ से ये समीकरण युग्म हो जाएगा। यानी कि यही क्या हो जाएगा, समीकरण युग्म हो जाएगा। आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा और हमेशा याद रखिएगा, इसी फॉर्मेट का आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। समीकरण युग्म अगर पूछेगा तो इसी फॉर्मेट का रहता है। यहाँ से a1 इसलिए लगाए हैं ताकि यहाँ पे a2 लिखा जा सके। मान लीजिए a यहाँ लेते दोनों तो बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे इस प्रकार से लिखा जाता है। तो यहाँ से आपको समीकरण युग्म के भी बारे में समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग समीकरण युग्म के भी बारे में जान गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे कि प्रतिच्छेदित होता है, संपाती होता है, उसके बाद यहाँ समांतर रेखाएं होता है। यानी कि अगर आपका उसका नॉलेज नहीं होगा तो आप लोग क्वेश्चन एक भी अटेम्प्ट नहीं कर पाइएगा। उस प्रकार से हर साल आप
आपके एग्जाम में वहां से क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप लोग अगले टॉपिक को यहाँ से मिस नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगले टॉपिक को जानेंगे प्रतिच्छेदी, संपादी और यहाँ से समांतर रेखाएं क्या होता है, कैसे उसका पहचान करेंगे और उसका हल कितना होता है, सारा हम लोग डिटेल के साथ समझेंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। तो यहाँ से अब अगला टॉपिक यहाँ पे क्या है, प्रतिच्छेदी है, उसके बाद संपाती है, उसके बाद समांतर रेखाएं। रेखाएं क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन ऐसे हम लोग ड्रॉ कर दिए, ये क्या हो गया कि रेखा हो गया। इसका जो है अनंत होता है, यानी कि ये अनंत तक जाएगा, इसका कोई वैल्यू फिक्स ही नहीं रहता है। मान लीजिए अगर 5 मीटर का रेखा खींचने के लिए कहेगा तो वहां से उसका वैल्यू फिक्स रहता है। अगर सीधा कहेगा रेखा खींचिए तो आप लोग कितना भी बड़ा रेखा यहाँ से खींच सकते हैं। तो यहाँ से जो है रेखा इस प्रकार से होता है। अब यहाँ से हम लोग सीखेंगे कि प्रतिच्छेदी, संपाती और यहाँ से समांतर रेखाएं क्या होता है, किस प्रकार से उसका पहचान हम लोग करेंगे और उसका हल कितना होगा, वो सारा यहाँ पे हम सीखेंगे। यहाँ पे प्रतिच्छेदी है तो पहले हम लोग सीखेंगे प्रतिच्छेदी के बारे में। तो प्रतिच्छेदी क्या होता है, मान लीजिए अगर दो रेखा यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो एक रेखा मान लीजिए ऐसे जा रहा है, मान लीजिए ये AB है, क्या हो गया ये AB है। तो प्रतिच्छेदी क्या होता है, दूसरा रेखा जो है जस्ट इसके ऊपर ऐसा आएगा कि कहीं ना कहीं ये कट कर देगा, यानी कि प्रतिच्छेदी हो रहा है। मान लीजिए इसको हम लोग PQ मान लेते हैं, ये रेखा AB है, ये रेखा क्या है PQ है। तो यहाँ से जो है प्रतिच्छेदी इसी को कहते हैं कि एक रेखा ऐसे जाए या एक रेखा मान लीजिए ऐसे जा रहा है, ये नहीं जाकर मान लीजिए ये ऐसे जा रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी ही हो जाएगा। आप लोग ये नहीं समझिएगा कि जस्ट इसके बीचों बीच आया, ऐसा नहीं है, ये यहाँ से भी कट सकता है, यहाँ से भी कट सकता है, यानी कि ये जो रेखा है आपस में एक बिंदु पे कहीं ना कहीं काटेगा, वो क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी हो जाएगा। तो यहाँ से प्रतिच्छेदी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिच्छेदी इस प्रकार से होता है। तो प्रतिच्छेदी का यहाँ से जो है कितना हल होगा हम लोग बाद में समझेंगे, उससे पहले हम लोग तीनों के बारे में समझ लेते हैं। तो ये तो प्रतिच्छेदी हो गया। अब हम लोग संपाती के बात करते हैं। संपाती क्या होता है, यहाँ भी हम लोग दो रेखा से कंपेयर करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, जिसका नाम हम लोग क्या कर देते हैं, AB रख देते हैं। यहाँ से इसका नाम हम लोग AB रख देते हैं। तो संपाती में क्या होता है, एक रेखा ये हो गया, ये जो होता है अनंत तक जाएगा। यहाँ भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये जो है इस प्रकार से ये अनंत तक जाएगा, इसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। फिक्स वैल्यू जहाँ देगा वहाँ पे फिक्स वैल्यू रहेगा। तो यहाँ से जो है एक रेखा AB हो गया। अब संपाती के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे दूसरा रेखा जो है ऐसा जाएगा कि जस्ट इसी के बराबर में आएगा, यानी कि इसी में आ जाएगा। क्या होता है, इसी में आ जाएगा, एक रेखा इसी पे खींचा जाएगा। मान लीजिए अगर एक लाइन इस तरह से बिछा हुआ है और दूसरा लाइन उसी पे अगर बीच जाए इस प्रकार से, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक ही साथ हो जाएगा, यानी कि इसी लाइन पे हो जाएगा। उसी प्रकार से संपाती भी होता है। यहाँ से AB ये हो गया, इसको हम लोग मान लेंगे PQ, यानी कि दोनों रेखा है जो कि एक ही पे आ गया। जैसे AB है, AB पे ही यहाँ से PQ भी आ गया है। तो यहाँ से संपाती इस प्रकार से हम लोग पहचान करेंगे। तो यहाँ से प्रतिच्छेदी ये हो गया जो कहीं ना कहीं एक बिंदु पे काटेगा। अब यहाँ से संपाती जो है उसी रेखा पे जाएगा, यानी कि जो भी रेखा रहेगा उसी रेखा पे ही जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे समांतर का। समांतर कहने से आपको और समझ में आ गया होगा समांतर किस प्रकार से जाता है। मान लीजिए एक रेखा ऐसे जा रहा है, आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, मेन यही है, ये समझ जाइएगा तो आगे का आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक रेखा मान लीजिए AB जो है इस प्रकार से जा रहा है, ये AB एक रेखा है। अब यहाँ से समांतर होने के लिए दूसरा रेखा जो है जस्ट इसी के बराबर में, यानी कि इसके बीच के लंबाई जो है बिल्कुल बराबर रहेगा। यहाँ से जो है मान लीजिए ये PQ है, क्या है, PQ है। तो AB रेखा के जस्ट ऐसा बाद में यहाँ पे रेखा आएगा जिसके बीच की दूरी समान रहेगा, यानी कि यहाँ भी बीच की दूरी समान, यहाँ भी। मान लीजिए यहाँ से जो है एक लाइन ड्रॉ है, जस्ट उसी के उल्टा में यहाँ पे बीच के समान दूरी वाला एक रेखा और हम लोग खींच देंगे तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग समांतर का पहचान कीजिएगा। तो यहाँ से आपको तीनों आ गया होगा समझ। अब यहाँ से इसका पहचान करना तो आपको आ गया, लेकिन अब हम लोग यहाँ से समझेंगे किसका कितना हल होता है। आप लोग देखते ही इसको बता दीजिएगा किसका कितना हल होने वाला है। तो पहले हम लोग प्रतिच्छेदी का बात करेंगे। तो यहाँ प्रतिच्छेदी क्या होता है, इसका कितना हल होता है। मान लीजिए एक बिंदु पे यहाँ पे कट रहा है, तो यहाँ से जो है मात्र एक ही हल इसका होगा। क्या होगा, मात्र एक हल होगा। तो यहाँ से जो है इसका लिखेंगे हम लोग केवल एक हल। क्या होता है, इसका केवल एक हल होता है। तो हम लोग केवल एक हल लिखेंगे। तो प्रतिच्छेदी का क्या होता है, केवल एक हल होता है। अब यहाँ से हम लोग संपाती का बात करेंगे। तो संपाती का कितना हो जाएगा, मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ हम लोग किए हैं, जस्ट उसी पे ये लाइन
ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ से तो बहुत सारा बिंदु बन जाएगा, यहाँ से यहाँ यहाँ यहाँ, यानी कि इसके ऊपर जब जा रहा है तो अनंत बिंदु यहाँ पे बन जाएगा। तो इसका जो है हल हम लोग जब लिखेंगे तो अनगिनत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनगिनत हल हो जाएगा। आप लोग गिन नहीं सकते हैं कि कितना इस पे हल होने वाला है, तो इसका जो है अनगिनत हल हो जाएगा। इसका क्या होगा? केवल एक हल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही बिंदु पे काट रहा है। लेकिन जस्ट इसी के बगल में यहाँ संपाती है, तो संपाती में अगर पूछेगा कितना हल होता है तो अनगिनत हल होता है, क्योंकि यहाँ पे उसी लाइन पे अगर ड्रॉ है तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बहुत सारा बिंदु बनेगा जिसको आप लोग काउंट नहीं कर पाइएगा, अनगिनत हल हो जाएगा। अब यहाँ से आपका समांतर है, तो समांतर जो है रेखा यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ से अलग गया है, ये अलग गया है, यानी कि ये रेखा ऐसा है कि मान लीजिए कहीं भी अनंत तक जाएगा फिर भी आपस में नहीं कटेगा। आपस में जहाँ पे कटता है वहीं पे इसका हल निकलता है, तो ये तो कहीं से कटने वाला है नहीं। मान लीजिए यहाँ पे दो समीकरण दिए हुआ है, एक समीकरण का ये रेखा खींचा गया है, दूसरा समीकरण का ये रेखा खींचा गया है, तो वैसा ये समीकरण है जो कि आपस में कहीं भी कटेगा नहीं, तो यहाँ जो है इसका कोई हल नहीं होगा। जब यहाँ पे कटेगा ही नहीं तो इसका क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कोई हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे? कोई हल नहीं होगा। यानी कि आप लोग बिल्कुल ध्यान से एक बार और समझ लीजिए, यहाँ पे प्रतिच्छेदी है, बिंदु पे कट रहा है, यानी एक ही बिंदु पे ये कटेगा, तो क्या हो जाएगा? केवल एक हल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से संपाती है, तो संपाती में यहाँ पे क्या है कि उसी लाइन पे जाएगा, तो जैसे जैसे जितना दूर तक गया है उसी लाइन पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनगिनत हो जाएगा। आप लोग इसको बिंदु काउंट ही नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से अनगिनत हल हो जाएगा। अब ये जो समांतर का दिए हुआ है, समांतर जो है कहीं भी इसका रेखा आपस में नहीं कटेगा, तो इसका कोई हल नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर कहीं भी कटता, कहीं भी पॉइंट बनाता तो वहां से हल निकलता है, तो यहाँ से क्या होगा? ये इसका हल नहीं निकलने वाला है। तो आपको यहाँ प्रतिच्छेदी, संपाती और समांतर रेखाएं के बारे में समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से रेखा आप लोग बनाइएगा, इस प्रकार से रेखा का पहचान आप लोग कर लीजिएगा, किसमें क्या होता है, हल होता है कितना, वो सब आप लोग यहाँ समझ लीजिएगा। यहाँ से हम लोग समझने वाले हैं कि किसका कितना हल होगा। अगर समीकरण दे देगा, मान लीजिए रेखा के हिसाब से तो आप लोग पहचान कर लीजिएगा, लेकिन अगर समीकरण दे देगा और कहेगा इसका कितना हल होगा आप लोग बताइए, तो आप लोग कैसे कीजिएगा? आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में सीखते हैं। यहाँ से अब हम लोग जानेंगे कि अगर समीकरण दे देगा, जैसे कि हम लोग ऐसे सीखे हुए थे, a1 x होता है, b1 यहाँ से y हो जाएगा, उसके बाद c1 बराबर यहाँ से 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे a2 x हो जाएगा, उसके बाद b2 यहाँ से y हो जाएगा, उसके बाद यहाँ c2 बराबर 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से मान लीजिए समीकरण दे देगा और अगर a1 बटा a2 यहाँ बराबर नहीं होगा किसका? b1 बटा b2 का, ये क्या होगा? बराबर अगर नहीं आएगा तो यहाँ से ये कौन सा युग्म का नाम यहाँ से क्या होगा? इसका कितना हल होगा आइए जानते हैं। इसका हल के बारे में अगर हम लोग जाने तो इसका हल क्या होता है? अद्वितीय होता है। क्या होता है? आप लोग इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ से क्या होगा? इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, या इसको आप लोग कह सकते हैं कि केवल एक हल। क्या होगा? केवल एक हल। आपके एग्जाम में दोनों टाइप से क्वेश्चन आएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो यहाँ से क्या होगा? अद्वितीय हल होगा या केवल एक हल होगा। अब यहाँ से युग्म का नाम अगर पूछेगा, एग्जाम में आता है, हम लोग क्वेश्चन अभी करके देखेंगे इस पे। युग्म का नाम अगर पूछेगा तो इसका युग्म का नाम क्या हो जाएगा? अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अविरोधी हो जाएगा। यानी कि इसका युग्म भी पूछता है तो युग्म का नाम यहाँ से क्या हो जाएगा? अविरोधी हो जाएगा। या इसका दूसरा नाम क्या है? संगत है। इसका दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे संगत है। आप लोग ध्यान में रखिएगा, युग्म का नाम अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा। तो इस पे अगर क्वेश्चन देगा तो किस प्रकार से देगा? मान लीजिए यहाँ पे देगा 2x प्लस यहाँ से 4y माइनस यहाँ 6 दे देगा बराबर 0, और दूसरा अगर इस प्रकार से दे देगा 3x प्लस यहाँ से 5y यहाँ से प्लस का 5 बराबर यहाँ से अगर 0 दे देगा और कहेगा इसका कितना हल होगा, अगर वो पूछेगा तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट क्या कीजिएगा? इस प्रकार से कीजिएगा, ये है a1, ये है a2, ये है b1, ये है b2, ये है c1, ये है c2। इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग a1 a2 b1 b2 c1 c2 किए हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? a1 बटा a2 चेक करेंगे, तो a1 बटा a2 कितना आ जाएगा? a1 2 है तो 2 लिखेंगे, बटा के नीचे 3 आ जाएगा, a1 बटा a2 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे b1 बटा b2 कितना आएगा, तो b1 कितना है? 4 है यहाँ पे, उसके बाद b2 यहाँ पे कितना है? 5 है, यानी कि b1 बटा b2 किए हैं, तो ये जो है 2 बटा 3 आया, ये 4 बटा 5 आया, यानी कि ये बराबर नहीं है किसका? 4 बटा 5 का बराबर नहीं है। तो जब यहाँ पे a1 a2 b1 b2 चेक करेंगे, बराबर यहाँ से नहीं आ रहा है, तो इसके लिए यहाँ से क्या हो जाएगा? इसका हल अगर पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे इसका अद्वितीय हल होगा, या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा इसका हल
हल क्या होगा, तो अद्वितीय ऑप्शन में रहेगा या केवल एक हल होगा। ये दोनों में से कोई एक ही रहेगा ऑप्शन में। अगर इसके युग्म का नाम पूछेगा तो इसके युग्म का नाम क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा या अविरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संगत क्या अविरोधी हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दिए जाते हैं। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा। और प्रतिच्छेदी के लिए भी यही होता है, क्या होता है, केवल एक हल होता है या उसका अद्वितीय हल होता है। उसका भी अगर युग्म का नाम पूछे तो वो संगत हो जाएगा। इस प्रकार से अगर देगा यहाँ पे समीकरण टाइप के, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस प्रकार से हल करना है। समीकरण देखते ही आपको a1 a2 b1 b2 कर लेना है। वहां से अगर ये दोनों बराबर है तो अगला निकाल कर देखेंगे, जो कि आगे वाला टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, वहां पे आपको डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो यहाँ से 1 नंबर पॉइंट को हम लोग समझ चुके हैं। आइए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे दूसरा कुछ इस प्रकार से इसका कंडीशन है, क्या है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, यानी कि तीनों आपस में बराबर जब रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, इसका अनगिनत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, या संपाति में आप लोग पढ़े होइएगा अनगिनत हल होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगा। अगर युग्म का नाम इसी में पूछ देगा तो इसका युग्म का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से युग्म का नाम यहाँ से हो जाएगा आश्रित। क्या होगा, यहाँ से आश्रित हो जाएगा। आश्रित का यहाँ पे दूसरा क्या होता है, संगत होता है। क्या होता है, यहाँ से संगत होता है। तो अगर युग्म का नाम पूछेगा तो यहाँ से आश्रित या संगत हो जाएगा। अगर यहाँ से पूछेगा हल तो अनगिनत हल इसका होता है। किस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन रहता है, आइए देख लेते हैं। अगर यहाँ से दे देगा 3x प्लस का यहाँ से 4y, उसके बाद प्लस का यहाँ से 6 दे देगा बराबर अगर 0 है, और यहाँ से अगर मान लीजिए दे देगा यहाँ से 6x दे देगा, उसके बाद यहाँ प्लस का यहाँ से दे देगा 8y, उसके बाद प्लस का यहाँ 12 दे देगा बराबर अगर 0 दे देगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 3/6 हो जाएगा बराबर, यहाँ b1/b2 निकालेंगे तो b1/b2 यहाँ से क्या हो जाएगा 4/8 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से c1/c2 निकालेंगे, क्या हो जाएगा 6/12 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं तीनों को लेकर, या अलग अलग भी निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए a1/a2 निकालेंगे तो a1/a2 क्या हो जाएगा, यहाँ से 3/6 हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 1/2 आ गया। अब वहाँ से a1/a2 निकालिए, b1/b2 अगर निकालेंगे, मान लीजिए यहाँ 4/8 हो गया, यहाँ क्या है 4/8 b1/b2 हो जाएगा, तो यहाँ से काटेंगे 4 दूनी 8 हो गया, यानी ये भी 1/2 आ गया। जब दोनों बराबर आ गया तो यहाँ से तीसरा निकालेंगे। अगर दोनों बराबर नहीं होता, पहले वाला कंडीशन हो जाता केवल एक हल होने वाला, तो यहाँ से दोनों बराबर आ गया। अब तीसरा चेक करेंगे, तीसरा बराबर है कि नहीं, तो c1/c2, तो c1/c2 यानी कि 6 यहाँ से 12, क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी कि 1/2, यानी कि इसको हल करने से क्या आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी कि ये जो कंडीशन है इस पे लागू हो रहा है। तो इसका अगर पूछेगा हल कितना होगा तो इसका अनगिनत हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगा। अगर युग्म का नाम पूछेगा तो यहाँ से आश्रित या संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आश्रित या संगत हो जाएगा। यहाँ से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन फिक्स रहता है कि यहाँ से आना ही है। किसी प्रकार से क्वेश्चन अगर पूछेगा, युग्म का नाम पूछे तब यहाँ से, या हल पूछे तब, आपके एग्जाम में फिक्स है ये क्वेश्चन। तो यहाँ से आपको ध्यान में यही रखना है और ये रखना है। संपाति के लिए भी क्या था, अनगिनत था। संपाति के लिए क्या था, अनगिनत था। प्रतिच्छेदी के लिए एक हल था। उसी प्रकार से यहाँ से कंडीशन आप लोग देख लीजिएगा, कंडीशन किस पे अप्लाई हो रहा है। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ पे हल निकाल लीजिएगा कि इसका कितना हल होगा, और यहाँ पे जवाब दे दीजिएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे एक और कंडीशन बचा हुआ है, अब आइए उसको भी देखते हैं। यहाँ पे अगर इस कंडीशन पे क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे a1/a2 बराबर b1/b2, लेकिन बराबर नहीं होगा c1/c2 के, इस कंडीशन पे अगर क्वेश्चन आएगा तो इसका जो है अगर आपको हल पूछा जाएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कोई हल नहीं होगा, कोई हल यहाँ से नहीं होगा। और इसका युग्म का नाम अगर पूछ देगा तो युग्म का नाम यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से इसका युग्म का नाम हो जाएगा विरोधी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका विरोधी हो जाएगा। जिसका केवल एक हल था वो अविरोधी था, यहाँ हल नहीं हो रहा है तो ये विरोधी हो जाएगा। तो यहाँ से इसको असंगत, यानी कि दूसरा नाम इसका क्या है, असंगत। विरोधी या असंगत इसको कहते हैं। यहाँ पे अविरोधी था तो संगत था, लेकिन विरोधी है तो असंगत हो जाएगा। तो यहाँ से जो है इसका हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। यहाँ से कोई हल इसका नहीं होगा। युग्म का नाम अगर पूछा जाए तो विरोधी या असंगत होगा। अगर इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे कि यहाँ से मान लीजिए अगर प्लस वाई और प्लस
प्लस का यहाँ पे अगर 5 दे देगा, उसके बाद यहाँ दे देगा 2x प्लस यहाँ से 2y दे देगा, उसके बाद प्लस का यहाँ से 8 दे देगा और बराबर की यहाँ पे 0 रहेगा। ये तो समीकरण युग्म हो गया। अब यहाँ से अगर इसका पूछेगा कितना हल होगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले a1/a2 निकालेंगे। तो यहाँ कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, यहाँ 2 है यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ अब हम लोग अगला निकालेंगे, यहाँ क्या है b1/b2, तो b1 कुछ भी नहीं यानी कि 1 है। y के साथ अगर कुछ भी गुना में नहीं है तो 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा b1/b2 भी 1/2 हो जाएगा यानी कि बराबर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे c1/c2, तो 5/8 आएगा, यहाँ से क्या आएगा 5/8 आएगा। यानी कि कौन सा कंडीशन लागू हो रहा है, 1/2 बराबर 1/2 हो रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है बराबर नहीं हो रहा है, 5/8 आ जा रहा है। तो ये कंडीशन जो है इस पे लागू हो रहा है। तो ये कंडीशन के लिए क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, यहाँ से कोई हल नहीं होगा। और युग्म का नाम अगर पूछा जाए तो ये क्या हो जाएगा, विरोधी या असंगत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, इसका पहचान करना है। और इसका पहचान करना बहुत बड़का बात नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ट्रिक लगाइएगा तो आप लोग बिल्कुल आसानी से कर पाइएगा। यहाँ पे पहला क्या था, a1/a2 बराबर नहीं था किसका, b1/b2 का, तो उसका केवल एक हल होगा। और युग्म का नाम अगर बोला जाए तो क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा या संगत हो जाएगा। और दूसरा क्या था, तीनों बराबर था, जब तीनों बराबर होगा तो उसका क्या हो जाएगा, अनगिनत हल हो जाएगा। और उसका युग्म का नाम पूछा जाए तो आश्रित हो जाएगा या संगत हो जाएगा। उसी प्रकार से तीसरा का लास्ट वाला बराबर नहीं रहता है और दोनों बराबर यानी a1/a2 बराबर b1/b2 रहता है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं रहता है। इसका अगर हल पूछा जाए तो इसका कोई हल नहीं होगा और इसका युग्म का नाम यहाँ से क्या हो जाएगा, विरोधी या असंगत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। बस इसी से रिलेटेड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से फिक्स है कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब यहाँ से हम लोग बेसिक को जान चुके हैं। अब यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, एक्सरसाइज को शुरू करेंगे, यानी कि 3.1 को प्रश्नावली संख्या वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करने वाले हैं। तो वहाँ से आपको बिल्कुल कंटिन्यू क्लास देखना है, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा और आप लोग अच्छे से एग्जाम में वहाँ पे स्कोर कर पाइएगा। क्योंकि 2025 में जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा से यहाँ पे क्लास कराया जा रहा है, ताकि आपका एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आ पाए। और आप लोग मिस कीजिएगा तो वहाँ से आप लोग कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो वहाँ से आपका नंबर कम आ जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।